गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम पढ़ रहे थे बेसिकली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से फंड्स जनरेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जैसे हमने बेटा सबसे पहले पढ़ा कहाँ से हम कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स। दूसरा हमने कहाँ से पढ़ा, क्या कर सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तीसरा हमने क्या पढ़ा, कहाँ से कर सकते हैं, बताओ बेटा कहाँ से कर सकते हैं, फैक्टरिंग। उसके बाद लीज फाइनेंसिंग। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद शेयर्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर डिवेंचर्स, फिर कमर्शियल बैंक्स। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा बजाज फिनसर्व, ठीक है, कैपिटल फर्स्ट, टाटा कैपिटल, ठीक है, ऐसी तरह की इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं। सो कहते हैं the government has established a number of financial institutions all over the country to provide finance to business organization। जो बेटा गवर्नमेंट है हमारे देश में, उसने स्टैब्लिश किया है बहुत नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हुए हैं हमारे देश में, ठीक है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती हैं। क्या करती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करती हैं, पीछे से फंड प्रोवाइड करती हैं। These institutions are established by the central as well as state governments। ये क्या होती है बेटा, इनको स्टैब्लिश कौन करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इस टाइम पर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, जो देश में प्राइम गवर्नमेंट है ना, मेन पूरा देश चलाती है जो। दूसरा उसी में कहते हैं, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पंजाब में बेटा स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, हरियाणा में बीजेपी की है। तो ऐसे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इनको स्टैब्लिश करती हैं। They provide both owned capital and loan capital for long term and medium term requirements and supplement the traditional financial agency जैसे commercial banks। अब बेटा ये लॉन्ग टर्म फंड भी देती हैं, शॉर्ट टर्म फंड भी देती हैं, ओन्ड कैपिटल भी देती हैं, लोन भी देती हैं, हर तरीके का पैसा प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। और ये जो पुराने तरह के जो तरीके थे उनमें भी जैसे कमर्शियल बैंक्स वगैरह उनको भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। जब कभी भी कल के दिन प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो फिर एट लास्ट जो हेल्प करती है, जो एट लास्ट जाकर वो कौन करती है, वो जाकर एट लास्ट में फाइनेंशियल बैंक ही करता है, मतलब सॉरी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हेल्प करते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? नेक्स्ट कहते as these institution aim at promoting the industrial development of a country, so these are called development banks। अब बेटा ये क्या करते हैं, ये प्रमोट भी करते हैं। जैसे कोई अगर कल के दिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है देश में, तो उसको भी ये प्रमोट करते हैं। प्रमोट मतलब कैसे, अब ये जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जैसे इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें, अब जैसे कोई नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है, वो चाहता है कि वो कंपनी स्टार्ट करे, तो ये उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। जब उन्हें लोन मिलता है तो वो क्या करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट से आगे चलता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा कि ये एक तरह से देश को तरक्की भी देश की कर रहे हैं, और देश की तरक्की हो रही है तभी इनको क्या कह रहे हैं, इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डेवलपमेंट बैंक्स। सो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहते हैं ये फाइनेंशियल तौर पे असिस्ट भी करते हैं, मदद कर रहे हैं ना। सो दीज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कंडक्ट मार्केट सर्वेज। ये इंस्टीट्यूशंस क्या कंडक्ट करते हैं बेटा, मार्केट सर्वे कंडक्ट करते हैं। एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड मैनेजरियल सर्विसेज टू पीपल हु रन द एंटरप्राइजेस। और ये टेक्निकल सर्वेज भी करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, टेक्निकल सर्वे करते हैं, ताकि कल के दिन कौन से डिपार्टमेंट को कब कहां पर कैसी जरूरत है। क्लियर? क्लियर बेटा? So this source of finance is considered suitable when large funds for longer duration are required for expansion, reorganization and modernization of an enterprise। तो ये वहां पर सुटेबल है बेटा जब बहुत ज्यादा फंड चाहिए और आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, मींस लंबे टाइम के लिए फंड चाहिए। या तो आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तब, या तो आपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना है, मतलब आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हो तब, या फिर मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो तब।
क्लियर? तो इन 3 जगह तरह से अगर आपको फंड चाहिए तो उस टाइम पर काम आते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आया, कहते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। जब हम कभी भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसके फायदे क्या हैं। कहते हैं द मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एज फॉलो। पहला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बेटा एक तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 2 मिनट रुकना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक बेटा नहीं देते वो ये लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? दूसरा, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फंड, बेटा फंड देने के साथ साथ many of these financial institutions provide managerial and technical advice and consultancy to business services। कहते हैं फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनके साथ साथ ही और भी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या होता है बेटा? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लैरिटी बेटा? यस सर। तो ये कल के दिन, अगर कल के दिन किसी कंपनी को गाइड करना है, कल के दिन आपको कंपनी को बताना है कि आप कहां पर कितना पैसा कब लगाओ, कैसे लगाओ, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, टेक्निकल एडवाइस या मैनेजरियल एडवाइस या कंसल्ट करना कंपनीज को, वो भी ये करते हैं कि तुम इस टाइम पर ऐसा करो, यहाँ से फंड जनरेट करो, इस टाइम पे यहाँ से फंड जनरेट करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये भी कौन बताती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीसरा, कहते हैं ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरिंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट। अगर कल के दिन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो तो आपके पास जो बोरिंग कैपिटल है कैपिटल मार्केट से, मतलब कल के दिन अगर आपको शेयर से पैसा उठाना है वो लिमिट आपके लिए ओपन है, वहां से आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हो अगर आप यहाँ से उठा रहे हो, क्योंकि ये यूज हो गई वो तो पड़ी है ना। तो इसलिए कंसिक्वेंटली सच अ कंपनी कैन रेज फंड इजिली फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब वो दूसरी सोर्सेज से इजिली अवेल कर सकती है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, कहते हैं एज रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। अब बेटा कल के दिन आपको पैसा भी एकदम देने की जरूरत नहीं है, आप उसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जो इक्विटेबल ईएमआई होती है ना, ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, उनमें भी आप रीपे कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? सो इट डज नॉट प्रोवाइड टू बी मच ऑफ अ बर्डन ऑन द बिजनेस। ये बिजनेस पर ज्यादा बर्डन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। तो कहते हैं फंड तब भी अवेलेबल होते हैं जब डिप्रेशन हो, इकोनॉमी में मतलब बिल्कुल डाउनफॉल हो, क्योंकि इकोनॉमी में अगर डाउनफॉल होगा तो आप शेयर मार्केट से पैसा इजिली नहीं उठा पाओगे। व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल, जब दूसरी सोर्सेज फाइनेंस के अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आप फंड इजिली उठा पाओगे। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर? यहाँ तक आगे चलें? यस। नेक्स्ट आ गया लिमिटेशन। कहते हैं द मेजर लिमिटेशंस ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एज बिलो। इसके अब फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे, है ना। कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट्स ऑफ लोन। बेटा ये इतनी इजीली लोन नहीं देते, इनका जो क्राइटेरिया है, पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर ये वेरिफिकेशन करते हैं, जब ये सारी चीजें होती हैं तभी वो लोन देते हैं, अदरवाइज वो इतनी इजीली लोन नहीं देते आपको। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? टू यस मेनी सर। फॉर्मेलिटीज मेक द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। अब इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी होने की वजह से एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा ये बहुत महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा बहुत महंगा हो जाता है। यहां तक क्लियर बेटा सबको? यस सर। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास पॉइंट आया, कहते हैं सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट्स आर इम्पोज्ड ऑन द पावर्स ऑफ द बोरिंग कंपनी बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा कई बार ना, अगर आप मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है ना,
तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। रिस्ट्रिक्शन कैसे कर देता है? वो ये कर देता है कि आपने अगर कल के दिन डिविडेंड देना है तो आप डिविडेंड ऐसे अब बिना इन कंपनी को बताए डिविडेंड नहीं दे सकते। आपको अगर डिविडेंड देना है तो आपको पहले कंपनी को बताना पड़ेगा, तभी आप डिविडेंड दोगे। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? इस तरह की रिस्ट्रिक्शन। क्लियर? जिसकी वजह से कंपनी को क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है कंपनी को? नुकसान। क्लियर बेटा? बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ देखो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रखी हैं। एक बार ऊपर ऊपर से नाम पढ़ लेना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आईएफएससी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर आईसीआईसीआई, सुना है ना बैंक? ये भी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर? ये कुछ इंस्टीट्यूशन है। एक और इसका मेरिट गिवन है, थर्ड, कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोरिंग कंपनी, देयरबाय रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द कंपनीज। कई बार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं बेटा, उनमें नॉमिनीज होते हैं कि वो नॉमिनी करते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, ये तो उसमें कई बार जो पावर्स हैं वो किन्हीं रिस्ट्रिक्टेड लोगों के पास रह जाती है, सबको पावर नहीं मिल पाती। क्लियर? जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कहते हैं कि इन्हीं इसी इंस्टीट्यूशन को लोन देना है, तो उन्हीं को देना पड़ता है उनको, वो किसी और को वहां पर शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ गए बेटा यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा आया इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अब इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या है? कहते हैं कि अब हमें, अगर ये तो था कि हमने लोकल टर्म में पढ़ा कि डोमेस्टिक हम कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकते हैं, अब है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, मींस पूरे ओवर इंटरनेशनल लेवल पर हम पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। वो कहते इन एडिशन टू द सोर्स डिस्कस्ड अबव, जो हमने अभी सोर्सेस डिस्कस की अबव, उन्हीं में वैसे ही एडिशन के तौर पे कहते देयर आर अदर एवेन्यूज। कहते ऐसे ही मार्केट में और भी तरीके हैं, जरिए हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड्स इंटरनेशनली, कि वो इंटरनेशनली क्या रेज कर सकते हैं? फंड रेज कर सकते हैं। With the opening up of an economy and the operations of the business organizations becoming global, कहते जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हुई है, ओपन अप मींस वो दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ मैशअप मिली है, मैचअप हुई है, तो धीरे धीरे बेटा क्या हो रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल बन रही है। क्या बन रही है? ऑर्गेनाइजेशंस अब ग्लोबल हो रही है। इंडियन कंपनीज हैव एन एक्सेस टू फंड्स इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट। जो इंडियन कंपनीज है बेटा, उनका एक्सेस है फंड्स का ग्लोबल कैपिटल मार्केट में, मींस उनको वो फॉरेन बेसिस, अगर उन्हें फॉरेन से कहीं पैसा लेना है तो ले भी सकते हैं, और फॉरेनर्स को पैसा दे भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन है उनके पास। क्लियर बेटा? उनके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है वहां पर। यहां तक क्लैरिटी? नेक्स्ट, कहते हैं वेरियस इंटरनेशनल सोर्सेस फ्रॉम वेयर फंड्स में बी जनरेटेड इंक्लूड, जहां जहां से आप फंड जनरेट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर, वो कौन कौन से हैं? कमर्शियल बैंक्स। बेटा कुछ कमर्शियल बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन के हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, जेपी मॉर्गन, बड़े बड़े जो पूरे वर्ल्ड के मतलब तगड़े बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, बोलते हैं ना फॉरेन बैंक्स, वो उनके थ्रू भी आप पैसा ले सकते हो। तो पहला वही तरीका आ गया कि फॉरेन कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। बेटा वो भी फॉरेन करेंसी लोन देते हैं, किसके लिए? बिजनेस पर्पसेस के लिए। किसके लिए देते हैं वो? बिजनेस पर्पसेस के लिए। दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नॉन ट्रेड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। कल के दिन अगर आपको नॉन ट्रेड कोई इंटरनेशनल ऑपरेशंस करना है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई काम करना है, तो ये आपको उसमें लोन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा आपको? लोन। सो द टाइप्स ऑफ लोन एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब जो ये इनकी सर्विसेज हैं, इनके लोन्स हैं, वो वेरी करते हैं, किसी कंट्री का अलग होता है, किसी दूसरी कंट्री का अलग, किसी तीसरी का अलग, किसी चौथी का अलग। सब कंट्री के जो लोन देने के तरीके हैं वो क्या है? अलग अलग।
For example, Standard Chartered emerged as a major source of foreign currency loan to the Indian industry. अब कभी भी इंडियन इंडस्ट्री को अगर फॉरेन करेंसी में कोई लोन चाहिए होता है तो वो क्लियर, तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन करेंसी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड देता है सिर्फ लोन। कौन देता है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड। याद रहेगा। तो अगर कैसे इंडियन किसी कंपनी को फॉरेन करेंसी का लोन चाहिए तो वो सीधा कहाँ जाएगी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास जाएंगे और उनसे लोन ले लेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा? तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में पहला कौन आ गया? कमर्शियल बैंक। क्या बोलेंगे हम? फॉरेन कमर्शियल बैंक। दूसरा आ गया बेटा इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या कोई डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो भी बेटा लोन प्रोवाइड करते हैं। सो नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स have emerged over the years to finance international trade and business। कहते हैं बहुत तरह की नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं एंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो इमर्ज हुई हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं देशों में, जो इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस के लिए क्या देती हैं बेटा? लोन देती है। जैसे मुझे कोई यहाँ से सामान भेजना है तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोन चाहिए, कि मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना चाहता हूँ, तो ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं या डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये मुझे क्या देंगे? लोन देंगे। क्या देंगे बेटा? लोन। So these bodies or these agencies provide long-term and medium-term loans and grant to promote the development of economically backward areas in the world। अब बेटा जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये भी कहते हैं क्या करते हैं, ये लोन देते हैं कि ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, है ना, और वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके ताकि वो भी पूरे वर्ल्ड के साथ स्मूथली चल सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और वो जो लेस प्रिविलेज्ड हैं या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर? सो दीज बॉडीज वर सेट अप बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये बेटा ये स्पेशली जो डेवलप्ड देश हैं वो सेटअप करते हैं ताकि वो जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं उनको मदद कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। क्लियर? इसके लिए इनको बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर बेटा? क्लियर यहाँ तक? सो इनको रीजनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी बनाया जाता है ताकि वो वेरियस प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें। जो मोर नोटेबल है इनमें वो हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, एग्जिम बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसे बैंक्स हैं। वर्ल्ड बैंक भी बेटा इसी में आप कंसीडर करोगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। बेटा एक ना आपके मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो एक बार आके इंस्टीट्यूट में वो फ्लो चार्ट जरूर ले जाना, ठीक है? अपने फ्लो चार्ट्स कलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, थर्ड आया बेटा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में सबसे पहले कौन सा आया बोलो? कमर्शियल बैंक्स। कौन सा आया बेटा? बोलो। बेटा अनम्यूट करके बोलो कौन सा आया? कमर्शियल बैंक। दूसरा कौन सा आया? इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। थर्ड कौन सा आया? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। क्लियर। अब आ गया बेटा थर्ड, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इसमें तीन चीजें आती हैं, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। क्या क्या आता है? जीडीआर, आईडीआर और एडीआर। कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरिंग्स इन रुपीज एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज पर डिपेंड करते हैं कि वो उनको क्या देंगे? वो उनको लोन देंगे। क्लियर बेटा? प्रोमिनेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये यूज होते हैं। कौन कौन से? जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। कौन कौन से बेटा? जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। फटाफट फ्लो चार्ट बनाओ।
डन बेटा। तो पहले क्या फ्लो चार्ट बनाओ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, उसके बाद उसके सब पार्ट बनाओ 3। उसके बाद 3 कौन कौन से बनेंगे? कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स, और उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के नीचे सब पार्ट बनेगा कौन सा? एडी, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। डन बेटा, बना लिया सबने? चलो, अब हमारे पास बेटा ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। पहला आ जाता है जीडीआर, फिर आ जाता है एडीआर और फिर आ जाता है आईडीआर। सबसे पहले आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। कहते हैं द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक। जो लोकल करेंसी है, जैसे हमारी रुपी करेंसी है, हम वो एक डिपॉजिटरी बैंक को दे देते हैं, ठीक है। द डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज डिपॉजिटरी रिसीट अगेंस्ट दीज शेयर्स। सच डिपॉजिटरी रिसीट डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर आर नोन एज जीडीआर। मतलब जब बेटा हमें हमें क्या चाहिए, हमें फॉरेन की करेंसी चाहिए, तो हम उनको क्या दे देते हैं? पैसे देते हैं, वो हमें क्या इशू कर देते हैं? डॉलर। तो वो उसको जीडीआर बोलते हैं। अब आगे आएगा, ये जीडीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ये भी बिल्कुल फ्रीली ट्रेड होती है, जैसे शेयर्स होते हैं ना, ऐसे ही जीडीआर होता है। In the Indian context, a GDR is an instrument issued abroad by an Indian company to raise funds in some foreign currency. जैसे ये GDR, अब इंडियन है, हम बाहर GDR इशू करेंगे और उनसे फॉरेन करेंसी, अगर हमें हमारे देश में फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो हम GDR इशू करेंगे और उनसे फॉरेन करेंसी ले लेंगे। क्लियर बेटा? क्लियर? हम ग्लोबल डिपॉजिटरी मींस उनको शेयर देंगे और वो हमें क्या देंगे? करेंसी। क्या देंगे हमें? वो करेंसी। And is listed and traded on a foreign stock exchange. A holder of GDR can at any time convert it into the number of shares it represent. वो कभी भी उसको कन्वर्ट कर सकता है, जब उसका मन करे वो चीजों को क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है, उसको पैसों में, पैसों से शेयर में। So the holders of GDR do not carry any voting right. बेटा जो GDR जैसे शेयर मार्केट में जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास राइट होते हैं, वोटिंग राइट। जीडीआर में ऐसा नहीं होता। जीडीआर में किसी के पास भी वोटिंग राइट नहीं होता, है ना। बट ओनली डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड भी होंगी और कैपिटल एप्रिसिएशन होंगी। कल के दिन अगर शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके पैसे भी उसमें बढ़ेंगे। मैनी इंडियन कंपनीज जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई, उन्होंने भी बेटा फॉरेन करेंसी इसी के थ्रू रिसीव की है। क्लियर? इसको ऐसे नोट कर लेना, इंडिया में जब जीडीआर इशू कर रहे हैं तो बाहर से क्या आ रही है? फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, और ये क्या दे रहे हैं इंडिया वाले? शेयर्स, जिसको क्या बोलते हैं? जीडीआर। क्या बोलते हैं बेटा? जीडीआर। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बोल रहे हो, फॉरेन करेंसी आ रही है और शेयर्स जा रहे हैं। जब कभी भी अगर फॉरेन करेंसी में आपको पैसा चाहिए, कोई भी फॉरेन करेंसी हो, उसमें आपको क्या मिलेगा बेटा? क्या इशू करना पड़ेगा? जीडीआर। क्या इशू करना पड़ेगा? याद रहेगा? बोलो बेटा, याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट आ गया एडीआर।
अब ये स्पेशली सिर्फ यूएस डॉलर के लिए होता है, सिर्फ अमेरिका के लिए एक अलग से बना हुआ है एडीआर। कहते हैं द डिपॉजिटरी रिसीट्स इशूड बाय अ कंपनी इन द यूएसए। आप किसको इशू करोगे? यूएसए को। आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। एडीआर आर ब्रॉट एंड सोल्ड in American markets like regular stocks. It is similar to GDR except that it can be issued only to American citizen and can be listed and traded on a stock exchange of USA. ये सिर्फ अब GDR और ADR में सिर्फ ये फर्क है कि GDR पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हो क्योंकि वो ग्लोबल डिपॉजिटरी है ना, और ADR क्या है? ADR सिर्फ और सिर्फ कहाँ की है? यूएसए की। कहाँ की? सिर्फ यूएसए की। बेटा IDR आई गेस आपके सिलेबस में डिडक्ट हो चुका है, पहले आईडीआर भी था तो आप अब हटा देना, थर्ड लिख लो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, सी, एफसीसी बी बोलते हैं उसको। क्लियर? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आईडीआर खत्म हो गया। आईडीआर बेसिकली क्या होता था कि अगर किसी दूसरी कंट्री को इंडिया की करेंसी चाहिए तो वो हमारे पास आते थे और हमें शेयर देते थे, हम उन्हें क्या देते थे? रुपी। क्या देते थे उनको हम? रुपी। वो आईडीआर होता था, उल्टा चक्कर था। वो डिडक्ट हो गया तो चलो रहने दो। Now, foreign currencies convertible bonds are equity linked debt security that are to be converted into equity or depository receipt after a specific period. एक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया जाता है जो इशू करते टाइम आपको एक बॉन्ड होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसी में, जैसे ही मैच्योर होगा जिस दिन, वो ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंपनी के शेयर में। पहले वो बॉन्ड होगा जब देंगे। दस, जो होल्डर होगा बेटा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का, हैज द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो कन्वर्ट कर ले उनको इक्विटी शेयर में एक पहले से डिसाइडेड प्राइस और एक्सचेंज रेट पे, या उसको वो बॉन्ड ही रखे कि जब उसने, जैसे उसके पास बॉन्ड आ गया, अब उसकी मर्जी है कि उसको वो इक्विटी शेयर में भी बदल सकता है और उसको वो एज अ बॉन्ड भी रख सकता है, रिटेन रख सकता है। सो द एफसीसीबीज आर इशूड इन अ फॉरेन करेंसी। ये एफसीसीबी इशू किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में, एंड कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, और इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है which is lower than the rate of any other similar non convertible debt instrument, जो दूसरों से क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड है ना, आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम है क्योंकि रिस्क नहीं है। सो एफसीसीबीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, जैसे आप अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज देखो, यूएस की यूके की देखो, कहीं की भी देखो, वहां से। FCCBs are very similar to the convertible debentures issued in India. जैसे इंडिया में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ऐसे ही फॉरेन में बेटा FCCBs होते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल सोर्सेज में क्या क्या आया? GDR सबसे पहले क्या आया? सॉरी, कमर्शियल बैंक। दूसरा क्या आया बेटा? बोलो दूसरा क्या था? डेवलपमेंट एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक्स। तीसरा क्या था? इंटरनेशनल एजेंसी इंटरनेशनल एंड कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट बैंक। तीसरा क्या है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, जिसमें तीन थी, GDR, ADR और FCCB, मींस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो आईडीआर भी आप बीच में नोट कर ही लो उसको भी। आईडीआर होता क्या है? जब इंडियन करेंसी बेटा, आपने इंडियन करेंसी दे, इंडिया वाले करेंसी देते हैं फॉरेनर्स को, ठीक है, और फॉरेनर्स इंडिया को क्या देते हैं? शेयर्स। जब कभी किसी को इंडियन करेंसी की जरूरत होती है तो हम आईडीआर देते हैं उनको, वो हमें आईडीआर देते हैं, ठीक है। क्लियर बेटा यहां तक? Yes, sir. यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो बेटा कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस, और ये चैप्टर आपका 8 कंप्लीट हो गया। क्लियर यहां तक? क्लियर है? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।